आज हम पढ़ेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण का दूसरा अंश, जो मेरी कल्पना का आदर्श समाज के नाम से है। पहले हमने पढ़ा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी के आगे मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो आइए पढ़ते हैं। जाति स्वयं भीम साहब कहते हैं कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे, बोर हो गए होंगे कि जो ऊपर मैंने जाति प्रथा के बारे में अपने विचार प्रकट किए, उससे आप सब लोग परेशान हो गए होंगे, ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, अर्थात यह स्वाभाविक है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ये जो समस्या है, इसका समाधान क्या है? मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जातियों से ही समाज बनता है, अगर मैं जातियों से के विरुद्ध हूँ, उनका विरोधी हूँ, तो फिर मेरी नज़र में एक आदर्श समाज क्या है, कैसा होना चाहिए? यदि ऐसा पूछोगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृता पर आधारित होगा। यानी आदर्श समाज के लिए 3 तत्व होना जरूरी है, 3 बिंदु चाहिए। एक स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भातृता यानी भाईचारा पर आधारित होगा। यानी कि आदर्श समाज में सभी मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी मनुष्य में आपस में समानता होनी चाहिए, सभी मनुष्य एक दूसरे से मिलकर रहे, भाईचारे की भावना के साथ रहे। क्या यह ठीक नहीं है? भातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती? अगर सब प्रेम स्नेह भाव से रहे तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। मतलब समाज का निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी में ये भावना होनी चाहिए, प्रेम भाव से मिलकर लोग आपस में रहें। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। समाज के जो जितने भी हित है, भलाई के जो कर्म है, जो कार्य है, उनमें समाज के निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक के सभी लोगों का हिस्सा होना चाहिए। उस समाज के हित में सभी लोगों का हित छुपा होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। सामाजिक जीवन में सब लोग एक दूसरे से संपर्क करते रहे, किसी में कोई छुआछूत या भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। इस तरह से, जिस तरह से दूध और पानी मिल कर के मिक्स होकर के मिश्रण बन जाता है, ठीक उसी तरह से उच्च जाति निम्न जाति समाज का कोई भी तबका, कोई भी वर्ग अलग नहीं दिखना चाहिए। सभी को मिलकर भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। इसी सब लोग मिलकर के अगर रहेंगे, आपसी प्रेम से रहेंगे, तो ये एक लोकतंत्र का है। लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, केवल चलाने की परंपरा का नाम ही शासन की पद्धति, लोगों पर शासन करने की प्रक्रिया का रूप लोकतंत्र नहीं है। ये एक सामूहिक पद्धति है जो लोगों के जीवन जीने के तरीके तक चलती है। तो लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर की नज़र में ये एक लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा ये है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना
चाहिए। इस तरह से भीमराव अंबेडकर की नज़र में लोकतंत्र का एक रचनात्मक रूप है, वो मात्र एक शासन की पद्धति ही नहीं। तो इस तरह से भाईचारे की हो गए। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। अर्थात आने जाने की स्वतंत्रता हो, जीवन की शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्वतंत्रता का कोई विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार, हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक औजार है, हथियार है, सामान है, सामग्री रखने के लिए अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं होनी सकते। ये हमें जीविका उपार्जन, जीवन निर्वाह के लिए जो साधन और औजार चाहिए वो हम अपनी मर्जी से अपनाएं। इसमें भी मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। जाति प्रथा के पोषक, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग को स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। ये लोग जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार को रखने वाली स्वतंत्रता को तो अपना लेंगे, लेकिन लोगों को सक्षम बनाने वाली स्वतंत्रता या लोगों को प्रभावशाली बनाने वाली स्वतंत्रता को वो लोग हजम नहीं कर पाएंगे, वो उसके पक्ष में, फेवर में नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। अर्थात अगर ऐसा है, अगर ऐसी स्वतंत्रता देंगे तो मनुष्य सक्षम होगा, स्वसंग होगा, तो वो अपना रोजगार चुन लेगा। तो वही ये नहीं चाहते, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। अगर हम किसी को उसका जीवन निर्वाह का जो रोजगार है, जो पैसा है, उसको चुनने की आज़ादी नहीं देंगे तो एक तरह से वो भी एक गुलामी है। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ रखा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। हम सरकार या एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने, वही एक गुलामी नहीं है। गुलामी, दूसरी तरह की गुलामी ये भी है कि हम मनुष्य को उसकी योग्यता और उसकी सक्षमता के आधार पर उसको जीवन निर्वाह के लिए जो रोजगार है, जो पैसा है, उसको चुनने नहीं दे। दास्ता में यह स्थिति भी सम्मिलित है कि जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। यानी कि समाज का एक उच्च वर्ग निम्न वर्ग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये दिशा निर्देशित करे, दिशा निर्देश दे, ये हिदायत दे, तो एक तरह से वो निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के गुलाम हुए। ये स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। ये कानूनी रूप से लोग समान है, लेकिन ये सामाजिक दास्ता है, सामाजिक गुलामी है। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। तो इस तरह से भाईचारे की भावना, स्वतंत्रता के बारे में बता दिया। अब समानता, अब समता यानी समानता, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, सामाजिक स्तर की दृष्टि से हर आदमी समान नहीं हो सकता। तो फिर ये समानता क्या है? तो आइए समता पर विचार करें। क्या समानता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते भी ये विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते भी ये नियामक सिद्धांत है।
मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर रहती है। मनुष्य सक्षम बने उसके लिए तीन फैक्टर, उसके लिए तीन तत्व पक्ष जरूरी है। एक तो शारीरिक वंश परंपरा, यानी उसका शरीर का जो ढांचा है वो कैसा है, वो शरीर शारीरिक रूप से मजबूत है या कमजोर है। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकारी अर्थात सामाजिक वंश परंपरा, अर्थात उसके माता पिता का समाज में क्या स्तर है। तो ये दोनों जो है, दोनों का होना हमारे वश में नहीं है। जो तीन तत्व है शारीरिक वश में, कि मनुष्य शारीरिक रूप से कैसा होगा ये मनुष्य के वश में नहीं है। उसका सामाजिक स्तर कैसा होगा वो भी उसके वश में नहीं है। सबके माता पिता कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी प्रबलियों जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता और अंत में और अंधे मनुष्य के अपने प्रयत्न, ये एक ऐसा है, ये एक सक्षमता को प्राप्त करने का एक सिद्ध है कि मनुष्य का अपना प्रयत्न उसके वश में है। वो चाहे किसी भी जाति वर्ग और धर्म या समुदाय या संप्रदाय का हो। इन तीनों दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। इनमें अगर हम शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मनुष्य का प्रयत्न, हर मनुष्य का प्रयत्न करने का तरीका मात्रा अलग अलग हो सकती है। इन दृष्टि से मनुष्य समान नहीं हो सकते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण मनुष्य के साथ भेदभाव किया जाए? समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास क्या इनका जवाब है? इस प्रकार समानता का विरोध करने वालों के पास क्या इसका जवाब है कि शारीरिक, सामाजिक और प्रयत्न के आधार पर हम लोगों के साथ भेदभाव करें, उनसे असमान व्यवहार करें? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। लेकिन हर एक व्यक्ति को उसको उसकी योग्यता, उसकी क्षमता का वह विकास कर सके, ये सभी समाज में ये अवसर, ये मंच सभी को मिलना चाहिए, ये सुविधा सभी को मिलनी चाहिए। फिर सारी सुविधा मिलने के बावजूद भी किसी के प्रयत्न में कोई कमी रह जाती है और वो कमी रह करके उच्च पर उतरे, तो फिर उसके साथ असमान व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले प्रयत्न करने के अवसर तो सबको बराबर मिलना चाहिए। पर परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ जाएंगे जिनका सामाजिक स्तर अच्छा है, जिनको सुविधाएं अच्छी मिल रही है। लेकिन जो निम्न वर्ग में पैदा हो रहे हैं, जिनको सुविधाएं और साधन नहीं मिल रहे हैं, वो प्रयत्न भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और अपनी क्षमता का पूरी तरह से विकास नहीं कर सकते। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा ये है कि जहाँ हम तीसरे यानी प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहाँ प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। क्योंकि पहला शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक वंश परंपरा, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना मनुष्य के हाथ में है। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि हम अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। अगर हमको मनुष्य का, इस समाज को मनुष्य का अधिकतम उपयोग करना है तो सभी मनुष्य को उसके जन्म से ही उसको सारे अवसर समान उपलब्ध कराना। जो सुख सुविधाएं, जो स्वतंत्रताएं उच्च वर्ग के लोगों को मिल रहे, ये साधन संपन्न लोगों को मिल रहे, वही साधन विहीन लोगों को भी मिलनी चाहिए।
समता का औचित्य यहाँ पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी एक आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीति के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी होती है, जिससे वह सबको अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार करना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो। मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों या श्रेणियों में बांटा नहीं जा सकता। हम क्षमताओं के आधार पर मनुष्य के साथ दोहरा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मानवता के आधार पर मनुष्य को बांटना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, और ये व्यवहार्य सिद्धांत ये होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यही राजनीति के व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता। इसलिए कि सब लोग समान नहीं होते, लेकिन ये कि अगर वो असमान व्यवहार करेंगे तो इससे समाज में वर्गीकरण बढ़ेगा। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए उनके लिए यही मार्ग पड़ता है। अतः जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन सब लोगों को समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। इसलिए जो लोग राजनीति में हैं, जो जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का अधिकार जिनके पास है, जो परिस्थितियों को बदल सकते हैं, उन सब राजनेताओं को, राजनीतिज्ञ को ये चाहिए कि वह सभी जनता के साथ समान व्यवहार करें। धन्यवाद।